Hello student, today the lesson the money and credit where I will start the second topic, modern form of the currency. You have seen there are two things here, the rupees, the currencies, and second thing the modern form of the currency. As you see the paper note and the check. In the first I will tell you what are the modern form of the currency and how the currency evolved in the modern forms. In the first I will tell you the currencies which was found here in the country or many of the countries in the world that were not found in the same phase and the same, you will say, type of the way as we are using present time. मीन्स पुराने समय में जो लोग थे वो करेंसी को कैसे यूज़ करते थे या फिर करेंसी कैसे एक तरीके से अस्तित्व में आई। आपको देखना होगा कि जो पुराने समय में जो करेंसी थी वो करेंसी पहली बात तो करेंसी शब्द ही नहीं था उस समय पर। दूसरी बात, अगर वो यूज़ करते थे उसे तो उसके लिए वो वर्ड यूज़ करते थे एक तरीके से मनी, पैसा। तो उसके लिए वो दो चीज़ों को यूज़ करते थे अधिकतर। एक तो थे ग्रेन्स, ये क्या है, ग्रेन्स है, और ये क्या है, एनिमल्स। तो एनिमल्स और ग्रेन्स का यूज़ होता था एक तरीके से मनी के रूप में। और जो ये ग्रेन्स थे अधिकतर सभी के पास होते थे, जो ये पशु होते थे या जो लिवस्टॉक होते थे ये सभी के पास होते थे। तो उस समय पर लोग एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करते थे चीज़ों का, तो उसमें वो इन दोनों चीज़ों को एक तरीके से इंडेक्स बनाते थे। एक तरीके से ये क्योंकि कल आपको बताया गया था कि जो पुराने समय में जब ये अगर सपोज करो ग्रेन्स और एनिमल्स को मनी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो लोग फिर सामान के बदले में सामान को एक्सचेंज किया करते थे, जिसको बोलते थे डबल बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम में कंडीशन होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि वहाँ पर जो डिमांड होती थी लोगों की वो एक तरीके से उसमें दोहरा संयोग आप बोल सकते हैं हो सकता था। क्योंकि लोगों को अगर चीज़ें खरीदनी है तो उसके बदले में इनको रेडी भी होना है उन चीज़ों को, मतलब खरीदना तो है ही उन्हें, साथ में उन चीज़ों को उनको बेचना भी है। और ऐसे व्यक्ति को बेचना है जो उनकी उन चीज़ों को मतलब खरीद सके और जिससे वो चीज़ें जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो खरीद सकें। जैसे कि शूज़ उनको बेचना है और शुगर उनको मतलब एक तरीके से खरीदनी है, तो उनको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उनका शूज़ खरीद ले, और ऐसा व्यक्ति जो उनके मतलब वही शूज़ खरीदने वाला व्यक्ति उनको शुगर भी दे दे। तो ऐसे व्यक्तियों को का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो ऐसी कंडीशन में फिर लोगों ने शायद दिमाग लगाया होगा कि किस तरीके से कि कुछ चीज़ों को इंडेक्स बनाया जाए जो कि सारे लोगों के द्वारा एक साथ रूप से मतलब यूज़ में आ सकें। तो इस तरीके से धीमे धीमे जो ये ग्रेन्स थे, जो ये एनिमल्स थे, इनको एक करेंसी के रूप में, एक मनी के रूप में यूज़ किया गया। लेकिन आगे चल के इसका जो फॉर्म था ग्रेन्स का या एनिमल्स का, किसके रूप में आ गया, कॉइन के रूप में आ गया। कॉइन, क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशंस में हमें बहुत सारे कॉइन मिले हैं, और जो ये कॉइन थे इनमें वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ मेंशन होता था ईयर, या जब, क्योंकि जब से ये जो नॉलेज थी जब डेवलप हुई है तो इसमें बहुत सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए लैंग्वेज। लेकिन जब लैंग्वेज नहीं बनी थी तो लोग अपने अपने सिंबल का यूज़ किया करते थे जिस जगह पर वो रहते थे। तो इस तरीके से जो कॉइन्स थे वो यूज़ होने लगे पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में, जहाँ पर वो जिस समाज में रहते थे, और उनको एक तरीके से परमिशन भी मिल चुकी थी उन किंगडम्स की जहाँ पर वो लोग रहते थे। इस तरीके से ऑथोराइज्ड हो रहे थे धीमे धीमे ये। लेकिन जब संविधान पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी और जब लोगों को लगा कि अब जो ट्रेड है वो तभी मतलब सुरक्षित हो सकता है जब ऑथराइज करेंसी हो और उसमें भी गवर्नमेंट की परमिशन भी होनी चाहिए, ऑथराइज्ड भी हो, गवर्नमेंट की परमिशन भी हो उसके साथ। और सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति इनको मतलब रिफ्यूज़ भी ना कर सके और कोई भी व्यक्ति इनको मतलब यूज़ करने से मना भी ना कर सके किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन को लेकर। तो फिर एक तरीके से जिसका जन्म हुआ है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का जन्म हुआ है। मॉडर्न फॉर्म मनी को आते आते इस रूप में, क्योंकि पहले तो बहुत खुदरा टाइप की होती थी, उसकी यूनिट बहुत छोटी होती थी, तो उसको आने में करीबन 500-600 साल लग चुके हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि लोगों ने इसके बाद जो कॉइन्स है उसको पहली बात तो गोल्ड में, सिल्वर में, और फिर आगे चल के इसमें आयरन में, कॉपर में, और
जो आजकल का जो कॉइन्स है वो एक तरीके से गिलेट नाम की कोई एक मेटल होती है, उसका यूज़ करते हैं वो लोग इन सिक्कों को बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एल्युमिनियम के साथ कुछ दूसरी चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं तो वो गिलेट बन जाती है, और जिससे वो एक तरीके से करेंसी के रूप में हमारे बीच में आती है। अब जो करेंसी है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, एक तो दिखाया है कॉइन और दूसरा मैंने दिखाया आपको रुपी नोट। तो इन दोनों को आप देख पा रहे हैं, ये दोनों में अंतर क्या है कि इनका तो यूज़ होता है, इन दोनों का यूज़ तो होता है, पर इनका यूज़ नहीं हो रहा है। इनका भी यूज़ होता था जो गोल्ड के बने होते थे, ठीक। इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब दे आर नॉट विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, और इनका भी यूज़ हो रहा है। तो आखिर जब इनका यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है ये? इतने इम्पोर्टेंट होने के पीछे इसका रीज़न ये है कि ये एक्सेप्टेड है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। किसके रूप में ये एक्सेप्टेड है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। और सबसे अहम बात है, जो करेंसी है इज अथोराइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, यानी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, अथोराइज किया है। सबसे बड़ी बात है, जो सोचने वाली बात है, उसको अथोराइज किया गया है। और दूसरी बात क्या है, आरबीआई इस प्रकार की करेंसी नोट्स को क्या करता है, इशू करता है। किसके नाम पर? गवर्नमेंट के नाम पर करता है। इसी वजह से आपने नोट में ये भी देखा होगा कि जो आरबीआई है वो प्रॉमिस कर रहा है किसको, उस व्यक्ति को जो यूज़ करने वाला है पैसे को, प्रॉमिस कर रहा है कि मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी किस में आया, एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। फिर हम लोग अब ये देखते हैं कि करेंसी जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, उसके क्या क्या मतलब बेनिफिट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें समझनी है। पहली बात तो क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग जिनके पास पैसा मतलब कम होता है, कि पास पैसा ज़्यादा होता है। तो हमें उन लोगों को देखना है जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे लोग जो कि एंड ऑफ मंथ में सैलरी लेते हैं, तो वो जो सैलरी जब उनके एंड तक आते आते कुछ पैसा बच जाता है ना, बिगिनिंग ऑफ मंथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा मनी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कैश बोलते हैं उसे। एक्स्ट्रा कैश का वो करते क्या है, एक्स्ट्रा कैश का करते क्या है कि वो क्या करते हैं कि घर में तो वो रख नहीं सकते हैं, घर में रखेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पैसे को रखना और उसका यूज़ नहीं होना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने उस एक्स्ट्रा कैश को वो लोग बैंक में जाके डिपॉजिट करवा लेते हैं, और डिपॉजिट करवाने के बाद उसमें अपना अकाउंट होल्डर बन जाते हैं उस डिपोजिशन सेल में, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि जब इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है बैंक के साथ, तो बैंक क्या करता है, ना केवल आपके उस डिपॉजिट को, उस एक्स्ट्रा कैश को एक्सेप्ट करता है, बल्कि साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है, रूल रेगुलेशंस होती है, उसके अंडर में ही सुपरवाइज होता है। इसलिए कोई भी बैंक ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज मतलब आपको देगा, ना ही कम देगा आपको। जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखे हैं उसी के अनुपात में ही होगा ये। अब यहाँ पर इसके बेनिफिट मिलते हैं। जब आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो दो फायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि हमारा पैसा क्या होता है, बिल्कुल सुरक्षित होता है, सेफ होता है। मतलब ये किसी भी तरीके से मतलब इसकी कोई डर नहीं होता है कि चोर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, जब हम अपना पैसा रखे रहेंगे बैंक में, जितने दिनों तक रखेंगे तो हमें बराबर उसका इंटरेस्ट बराबर मिलता रहेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ पैसे वाले लोग अपने पैसे को बैंक में रखे उससे मंथली इनकम भी अच्छी खासी जोड़ लेते हैं। तो ये तो हो गया बैंक का वो वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन हो गया ये हो गया तुम्हारा आपका मीन्स इसमें जो लोग हैं वो अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं। दिस इज़ ए डिपॉजिट, दिस इज़ ए डेली डिपॉजिट, यू कैन से इट डेली डिपॉजिट। देन अब आगे बात बढ़ती है कि एक तो होता है डेली डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी आप बोल सकते हैं इसे। लेकिन आगे चल के जब ये डिमांड डिपॉजिट जो होता है लोग उसको क्या करते हैं कि कभी कभी इसको निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ एक्स्ट्रा कैश ऑन द डिमांड, जब कभी इनको ज़रूरत पड़ती है। और जब जिसको ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको निकाल लेते हैं। और जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ लेके आता है, जैसे कि लैंड द डिपॉजिट एज ए एसेंशियल मनी। मतलब उनको कभी कभी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है
तो वो उस पैसे को जो कि सेविंग अकाउंट में उनका जमा है, सेविंग अकाउंट से पैसा वो निकाल के अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ योजनाएं बना सकते हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट के बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट के अलावा एक और डिपॉजिट होता है बैंक में, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। किसे बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि ये जो डिपॉजिट होता है, ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है केवल कुछ समय के लिए ही बैंक में रखा जाता है, जबकि जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इसके लिए कुछ साल होते हैं, वो फिक्स कर दिए जाते हैं एजेंसी के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा, जैसे कि 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने जो भी पैसा आपने जमा किया हुआ है उसको आप कभी भी निकाल नहीं पाएंगे जब तक उसकी मेच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती है, जबकि आप इस पैसे को ऑन डिमांड निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है देखने के लिए, ठीक है ना इसमें। तो अच्छा, अब इस पैसे को जो आपने रख दिया है, अब इसको निकालने का तरीका आपके पास क्या है कि आप बैंक में जाते हैं और विड्रॉल स्लिप को आप भरते हैं, और विड्रॉल स्लिप को भरने के बाद उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आप भर देते हैं और आपको थोड़े समय बाद वो पैसा मिल जाता है, या फिर आप अपने घर से चेक लेके जाते हैं। अब चेक है क्या है? चेक जो होता है एक प्रकार का पेपर होता है, जिसमें बैंक जो होता है, ठीक है ना, वो एक तरीके से चेक के माध्यम से ऑर्डर लेता है या उसको ऑर्डर मिलता है क्या करने का, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो कि उस व्यक्ति के द्वारा भरा गया है, जो कि उस बैंक में क्या है, अकाउंट होल्डर है, किसी भी बैंक में भी अकाउंट होल्डर है, और वो पैसा जो है जो कि उसने अमाउंट भरा है वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके नाम पर ये पैसा भरा गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चेक। अब चेक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल के समय में, क्योंकि इससे हमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं। पहली बात तो चेक होता है किसकी जगह पर यूज़ हो रहा है, कैश की जगह पर यूज़ हो रहा है। दूसरा, ये मॉडर्न मीडियम ऑफ मनी है और वाइडली एक्सेप्टेड है, और सबसे अच्छी बात है ये सेफेस्ट है, ठीक है ना। सेफ मोड ऑफ मनी है, ये सबसे बड़ी बात है। मनी क्या बोलेंगे आप? करेंसी बोलेंगे इसे। ये सेफ मोड ऑफ करेंसी है, और ये कभी भी मतलब जिसमें आपने अकाउंट भरा हुआ है ये लीगली 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद ये अपने आप बाउंस हो जाता है, क्योंकि बैंक जो होते हैं चेक को लंबे समय तक के लिए फ्री नहीं कर सकते, बल्कि इनको कुछ मतलब ड्यूरेशन के बाद इसको बाउंस करवाना पड़ता है, अदरवाइज इसका मिस यूज़ हो सकता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका चेक का। अब देखते हैं कि जो इंडियन लॉ के हिसाब से करेंसी के लिए क्या बोला गया है। इंडियन लॉज, नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। कोई भी व्यक्ति मतलब अलाउ नहीं करेगा, मतलब उसको परमिशन नहीं मिलेगी इसको इशू करने की, करेंसी नोट को। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जो रुपीज़ है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और कोई भी व्यक्ति जब ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको ट्रांजेक्शन जो कि मनी में किया जा रहा है उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा वो, मतलब उसको कोई अधिकार ही नहीं होगा, अदरवाइज उसके ऊपर कुछ लीगल स्टेप भी उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो पेमेंट किया जा रहा है रुपीज़ में, उसको भी वो लीगली मना नहीं कर सकता है। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पर आजकल 1 रुपीज़ के नोट जो हैं वो बंद हो रहे हैं, 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो बंद हो रहे हैं, या फिर 10 रुपीज़ के, या फिर 5 रुपीज़ के। ये लोगों ने अपने हिसाब से सिस्टम में कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इसकी परमिशन नहीं देती। गवर्नमेंट बाकायदा इसके लिए कुछ विज्ञप्ति निकालती है, कुछ नोटिस निकालती है, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट जो होती है जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो डीमोनेटाइजेशन आपने ये शब्द सुना होगा, जो कि 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था ये प्रोसेस, जिसमें जो नोट थे जो कि एक तरीके से काफ़ी इनके ऊपर फेक करेंसीज़ की बातें सुनी जा रही थी, तो इस चीज़ को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किया था। डीमोनेटाइज का मतलब जो चलन में रुपीज़ थे, नोट थे जो 500 के, 1000 के, इनको बाहर कर दिया था, और उनकी जगह पर 500 रुपये के नोट और 2000 रुपीज़ के नोट को लाया गया था। तो ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें करेंसी को सिक्योर करने की बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्टूडेंट अपना टॉपिक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसमें आपने देखा कि हमारे जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में एटीएम भी है, पेटीएम भी है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई, वॉलेट हो गया है,
ऐसी बहुत सी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। इवन जो चरम सीमा है इस मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की, उसको आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से बिटकॉइंस। क्योंकि बिटकॉइंस होते हैं एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होती है, एक्चुअल करेंसी नहीं होती है। और ये बड़े पैमाने पर स्मगलर या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लीगली जो बिजनेस कोऑपरेट करते हैं, उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है बिटकॉइंस। और इसके अलावा हज़ारों टाइप के ये वर्चुअल करेंसीज पाई जाती हैं। और गवर्नमेंट भी इन बिटकॉइंस के ऊपर लीगल स्टेप उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्लियामेंट में बाकायदा बिल भी बनाया गया है, जिससे कि अगर अगर इसे वर्चुअल करेंसी को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको साथ सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर अदरवाइज़ जब तक इसको परमिशन नहीं मिलती तो ये एक बहुत बड़े जो ब्लैक मार्केट होता है, ब्लैक मनी होता है, इसके रूप में यूज़ हो रहा है। तो होप स्टूडेंट यू एंजॉय दिस टॉपिक ऑफ द डे और द लेसन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से मुझसे बात करें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। और वीडियो को ज़रूर मतलब शेयर करके, कमेंट करके इसको सब्सक्राइब करें आप। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू टू लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।